नमस्कार दोस्तों जब हम सीधे खड़े होते हैं अपने पैरों को पास में मिलाकर तो हमारे घुटनों के बीच में एक हल्का सा गैप होता है। लेकिन अगर ये गैप बढ़ जाए और हमारे घुटने एक दूसरे से दूर जाने लगे तो फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं बो लेग। और घुटनों में दर्द का ये एक मुख्य कारण है। अगर आपको भी यही समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बो लेग के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि बो लेग क्या होता है। जब हम नॉर्मली सीधे खड़े होते हैं तो हमारे घुटनों के बीच में एक हल्का सा गैप होता है और ये होता है हमारे घुटनों का नॉर्मल, हमारे पैरों का नॉर्मल अलाइनमेंट। अब मान लीजिए अगर ये गैप बिल्कुल भी ना हो और हमारे घुटने आपस में टकराने लगे तो फ्रेंड्स इस कंडीशन को बोलते हैं नॉक नी, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को भी देखें। अब अगर मान लीजिए हमारे घुटनों के बीच में ये जो गैप है वो अगर बढ़ जाए और हमारे पैर धनुष बाण की तरह घूम जाए तो फ्रेंड्स इस कंडीशन को बोलते हैं बो लेग या जीनू वेरम। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मली उसके पैर बो लेग की कंडीशन में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करता है उसके पैर नोक नी की कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ये कंडीशन भी ऑटो करेक्ट हो जाती है और नॉर्मली एक वयस्क व्यक्ति के पैर नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। अगर बो लेग की कंडीशन हल्की हो तो हमें ऐसी कोई समस्या होती नहीं है, लेकिन अगर ये डिफॉर्मिटी बढ़े और हमारे घुटनों का जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादा खराब हो तो हमारे घुटनों की जो मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब हो सकती है और हमें घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं हम बो लेग के कारणों की। तो इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो है जेनेटिक। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री हो बो लेग की तो हमें भी संभावना है कि हमें भी ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें जो दूसरा जो कारण है वो है इंजरी। अगर कोई चोट हमारे पैर में लगे और उसकी वजह से हमारे घुटने की हड्डियों का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाए तो इसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें जो तीसरा जो कारण है वो है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो इसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो लचीली हो सकती है और इसकी वजह से हमारे पैरों का जो अलाइनमेंट है वो बिगाड़ सकती है और हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें जो लास्ट और इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ये समस्या अधिकतर लोगों को होती है वो है मसल्स इम्बैलेंस। अगर हमारे हिप जॉइंट की जो मांसपेशियां हैं वो इम्बैलेंस हो तो इसकी वजह से हमारे जो पैर हैं उनका जो अलाइनमेंट है वो खराब हो सकता है और उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। हमारे कूल्हे की जो मांसपेशियां हमारे पैर को अंदर की तरफ लाती है या अंदर की तरफ घुमाती है, यानी कि इंटरनल रोटेटर और अडक्टार्स, ये मांसपेशियां तो हो जाती है कमजोर। और जो मांसपेशियां हमारे पैर को बाहर की तरफ करती है या हमारे पैर को बाहर की तरफ घुमाती है, यानी एक्सटर्नल रोटेटर और अबडक्टार, ये हो जाती है हमारी मांसपेशियां टाइट। तो इसकी वजह से एक इम्बैलेंस हमारे पैरों में क्रिएट होता है और हमारी जो फीमर हड्डी है यानी हमारे घुटने के ऊपर वाली हड्डी, वो फीमर हड्डी बाहर की तरफ जाने लगती है और बाहर की तरफ घूमने लगती है, जिसकी वजह से हमारे घुटने में अंदर की तरफ यानी मीडियल साइड में जॉइंट स्पेस है वो कम होने लगता है और हमारे घुटने की जो हड्डियां हैं वो अंदर की तरफ रगड़ खाने लगती है। इसकी वजह से हमें घुटने में अंदर की तरफ यानी मीडियल साइड में दर्द रहने लगता है। इस मसल इम्बैलेंस से होता क्या है कि हमारे जो शरीर का जो वजन है वो भी अंदर की तरफ यानी कि मीडियल साइड में पड़ने लगता है। इसकी वजह से हमारे घुटने में अंदर की तरफ डिजनरेशन स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ यानी कि मीडियल साइड से हमारी जो कार्टिलेज है वो घिसने लगती है और धीरे धीरे हमारी जो कार्टिलेज है वो खराब हो जाती है। इसकी वजह से हमें निरंतर घुटनों में दर्द बना रहता है। अगर हम इस समस्या को सही समय पर ठीक नहीं करें तो आगे चलकर ये हमारे घुटनों को कम्प्लीटली डैमेज कर सकती है या हमारे घुटनों को कम्प्लीटली खराब कर सकती है। अगर समय रहते हम इस मसल इम्बैलेंस को ठीक कर लेते हैं तो हम हमारे घुटनों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और इस मसल इम्बैलेंस को ठीक करने का सबसे आसान व कारगर उपाय है एक्सरसाइज। एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको कि अगर हमारी हड्डियों में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं, कोई परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारी हड्डियों में आ गए हैं तो वो इन एक्सरसाइज से सही नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप अपनी इस समस्या की फर्दर प्रोग्रेशन यानी इस समस्या को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम
एक्सरसाइज। इसमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है VMO स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और हमारे पैरों को मोड़कर हम थोड़ा सा इन पैरों को चौड़ा कर लेंगे और हम हमारे पंजों को बाहर की तरफ घुमा लेंगे इस तरीके से। फिर हम एक बॉल लेंगे और उसको दोनों घुटनों में इस तरीके से लगा लेंगे। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप इसकी जगह कोई तकिया भी यूज कर सकते हो। फिर हम बॉल को दबाते हुए हम हमारी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, यहाँ रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे हम इसको नीचे रखेंगे। बॉल को दबाना है और कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरी जो एक्सरसाइज है उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम हमारे पैरों को सीधा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूर रख लेंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे घुटने को टाइट करके हमारे पंजे को ऊपर की तरफ खींचते हुए, हमारे पंजे को ऊपर की तरफ खींचते हुए हम हमारे पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे और फिर बाहर की तरफ घुमाते हुए इस तरीके से बाहर ले जाएंगे। रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन वापस वहीं पे रख देना है। घुटने को टाइट करना है, पंजे को खींचना है, पैर को सीधा उठाना है, फिर बाहर की तरफ घुमाते हुए बाहर की तरफ लेके जाना है, होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें जो तीसरी जो एक्सरसाइज है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से करवट लेंगे और हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पैर को आगे की तरफ से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। पैर को आगे की तरफ से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। अगर आपको रेजिस्टेंस कम लगे तो आप थेराबिंड यूज कर सकते हो एंकल के ऊपर। इसके बाद इसमें जो चौथी जो एक्सरसाइज है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैर को हम इस तरीके से मोड़ के रख सकते हैं इस तरीके से, और दूसरे पैर को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे। इस पैर के घुटने को टाइट करेंगे, पंजे को खींचेंगे और पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। अब इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है फ्रेंड्स ग्लूटियल स्ट्रेच। जो हमारी जो टाइट मसल्स है उसको स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से वापस सीधे लेट जाएंगे, फिर हम हमारे एक पैर को उठाकर दूसरे पैर पे इस तरीके से रख लेंगे, फिर हम हमारे दोनों हाथों से इस वाले पैर की थाई को इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर इसको पूरा हम हमारे चेस्ट के ऊपर स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज 10 रिपीटेशन ही करनी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत इसको है नहीं। सभी एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से करनी है और दिन में 2 से 3 बार करनी है, और रात को सोते समय हमें दोनों घुटनों के बीच में तकिए का प्रयोग करना है, और जब भी हम बैठे तो आलती पालती मारकर नहीं बैठना है। जब भी हम बैठे या तो कुर्सी पे बैठे या हम हमारे पैरों को सीधा रखकर बैठे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और मेरे द्वारा समझाई गई एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।